बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक बार फिर मोशन ऑफ मैसेज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव्स वर्टिकली एंड द अदर ऑब्जेक्ट मूव्स हॉरिजॉन्टली। इससे पहले टॉपिक में भी जो हमने बात की उसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स वर्टिकली मूव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली मूव करेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। इस पूरी डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ए है और जो ऑब्जेक्ट बी है, ये दोनों एक स्ट्रिंग के साथ एक दूसरे से अटैच हैं। यहाँ आपने ये बात याद रखनी है कि जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, स्ट्रिंग में लचक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और जो पुली है उसको कोशिश करके हम आइडियल सिस्टम तो क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन इसको कोशिश करके बहुत ज़्यादा फ्रिक्शनलेस जो है वो बनाया जाए। अब हम इस पूरे सिस्टम में अमल करने वाली फोर्सेस पर अगर बात करें तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले ऑब्जेक्ट ए के ऊपर यहाँ पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ऑब्जेक्ट ए का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। इस पर अमल करने वाली जो नेट फोर्स की अगर बात करें तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे F1 इज इक्वल टू जी। हम जानते हैं एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, वेट ओवरकम कर गया है टेंशन को, तो लिहाजा हम इसको लिखेंगे W1 माइनस टी के। अब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं जो F है वो बराबर ma के होता है, तो F1 को m1a लिखा जाएगा। W1 इज इक्वल टू होगा m1g के माइनस टी, ये आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट बी पर अमल करने वाली फोर्सेस के बारे में। यहाँ मैंने लिखा हुआ है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बी। नेट फोर्स जो बी पर एक्ट कर रही है वो भी, उसमें तीन फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और रिएक्शन जो सरफेस का है, जिस सरफेस पे ये पड़ा हुआ है, वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है। W2 इज इक्वल टू है रिएक्शन के, तो यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, ब्रैकेट में इसके साथ लिख दीजिए कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गई हैं। वेट और रिएक्शन ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। अब इस ऑब्जेक्ट पर अमल करने वाली जो नेट फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ इस टेंशन की वजह से है जो इसको जो इसको राइटवर्ड ले जा रही है। हम लिखेंगे F2 इज इक्वल टू टी के। इसमें प्रोड्यूस होने वाला जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इस टेंशन की फोर्स की वजह से है, तो लिहाजा F2 इज इक्वल टू हो जाएगा m2a के इज इक्वल टू टी के। ये हमारे पास बन गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने एक बार फिर ये कैलकुलेट करना सीखना है कि हम इस पूरी सीक्वेंस की मदद से यहाँ से एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस पूरी डायग्राम की मदद से हम यहाँ से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं और टेंशन इन द स्ट्रिंग कैसे फाइंड की जा सकती है। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, टेंशन को कैंसिल करते हैं, तो हम कहते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से। तो इक्वेशन 1 को मैं लिखूंगा, इक्वेशन 1 है m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। इसी तरह ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन को लिखूंगा m2a इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ टी के। ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। दोनों को हम प्लस कर रहे हैं। हम जानते हैं यहाँ से हमारे पास कुछ कैंसिल हो सकता है, प्लस टी और माइनस टी आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर इसको ऐड करें तो m1a प्लस m2a इज इक्वल टू, इधर सिर्फ और सिर्फ बचा है m1g। एक बार फिर लेफ्ट साइड से देखते हैं, कुछ कॉमन आ सकता है, तो वो क्या कॉमन आता है, a m1 प्लस m2 बच गया इज इक्वल टू m1g के। अब अगर हम चाहें कि हमने a को मालूम करना है तो हम इस पूरे रकम को उधर ले जाकर डिवाइड कर देते हैं।
तो a को लहदा कर लेंगे, और अगर हमने g को लहदा करना होगा तो m1 जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको सेपरेट करने के लिए मैं लिख सकता हूँ, a को पहले मैंने इधर लिख लिया, a इज इक्वल टू होगा m1g ओवर m1 प्लस m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा m1 प्लस m2। ये हमारे पास बन गया पहला फार्मूला। इसकी मदद से अगर हम चाहें तो एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो चीज़ें होनी चाहिए वो m1 की वैल्यू होनी चाहिए, हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होना चाहिए, और हमारे पास m2 की वैल्यू होनी चाहिए। अगर हमने g को लहदा करना हो तो हम क्या लिखेंगे, a इंटू m1 प्लस m2 ओवर, इधर सिर्फ और सिर्फ m1 मल्टीप्लाई हो रहा था, वो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे m1। अब अगर हम चाहें तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी इस अरेंजमेंट की मदद से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना ज़रूरी है, यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन और दोनों मैसेज। अब यहाँ से एक चीज़ हमने मालूम करनी है, और वो कौन सी रह गई भला, टेंशन की फोर्स अगर हमने फाइंड करनी हो तो उसका फार्मूला क्या है। ये मोर सिंपलर है, जैसे हमने पिछली इक्वेशन में डिस्कस किया था उससे भी। स्टूडेंट्स सॉरी टू से कि हमें लाइट ने इंटरप्ट किया है। अब हम एक बार फिर अपने काम को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप पढ़ चुके हैं कि हमने ए फाइंड कर लिया है, जी जो है उसको फाइंड करने के लिए फार्मूला बना लिया है, और उसके बाद हम बात करेंगे टेंशन के बारे में। असल में टेंशन जब यहाँ फाइंड करनी है तो यहाँ ये बहुत ही आसान एक मेथड है इसका। हम कहते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, जो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है, इन इक्वेशन 2, उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पुट कर देना है। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे यहाँ से, m2a इज इक्वल टू टी के, t इज इक्वल टू m2। a क्या है हमारे पास, a है m1g ओवर m1 प्लस m2, m1g ओवर m1 प्लस m2। अब इसको हम थोड़ा सा अगर रीअरेंज करें तो हम कह देंगे ये बन जाएगा m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। ये हमारे पास बन गया टेंशन को फाइंड करने का फार्मूला, और हम इस फार्मूले की मदद से यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाली टेंशन फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास मैस ऑफ ऑब्जेक्ट m1 हो, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट 2 m2 हो, और उसके साथ हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो। इन फार्मूलाए को भी जो हमने यहाँ पढ़े हैं हम मुख्तलिफ न्यूमेरिकल थिंग्स जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपने इनको भी जो है वो बाय हार्ट याद रखना है। ये पूरा टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अगर इसको लिखना हो तो सबसे पहले कुछ थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन है इस डायग्राम की। सबसे पहले ये डायग्राम बनाएं, बाद में उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। आप इस तरह से इसको डिस्क्राइब करेंगे, कंसीडर वी हैव टू मासेस ए एंड बी आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, द ऑब्जेक्ट ए moves downward with some acceleration a and the object B moves rightward with some acceleration a, और उसके बाद ये इक्वेशन जो है वो डिराइव कर दी जाएगी। थैंक्स।